Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share the video regarding bookkeeping. In this video, I'm gonna discuss what do you mean by bookkeeping? What does a bookkeeper do? Objectives of bookkeeping, advantages of bookkeeping, and disadvantages of bookkeeping. बुककीपिंग को समझने से पहले हम अकाउंट्स को ब्रीफली स्टडी करेंगे। अकाउंट्स की अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी जो लास्ट वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के ऊपर ही बेस्ड है एंड द लिंक आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और बुककीपिंग की वीडियो को देखने से पहले आपके लिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के कंसेप्ट को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अकाउंट्स वर्ड को समझने से पहले हमें समझना होगा अकाउंट वर्ड को। अब अकाउंट वर्ड क्या होता है? अकाउंट वर्ड होता है मीन्स खाता। तो अगर अकाउंट एक खाता होता है मीन्स एक खाता, उसी तरह से जो अकाउंट्स है उसका मीनिंग हो गया बहुत सारे खाते। बहुत सारे खाते। अब अकाउंट्स को हम टू वे से समझेंगे। फर्स्ट वन इज पर्सनल लाइफ एंड सेकंड वन इज बिजनेस लाइफ। अब पर्सनल लाइफ में जो अकाउंट वर्ड है वो कहाँ पर यूज होता है? पर्सनल लाइफ में जो अकाउंट वर्ड है वो यूज होता है फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट। अब हम सभी पर्सन्स के किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर ओपन होता है। हम वहां पर अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं, हमें वहां पे सैलरी भी रिसीव्ड होती है, हम उसमें से कुछ विड्रॉ भी करते हैं। तो बेसिकली अपने मनी को सेव करने के लिए हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अब यहाँ पर भी अकाउंट वर्ड यूज होता है बिकॉज पोस्ट ऑफिस में भी मनी को सेव करने के लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं। उसी तरीके से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपका एक लोन अकाउंट भी चलता है। एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, तो यहाँ पर भी हम अपने मनी को सेव करते हैं। तो ये तो हो गया पर्सनल लाइफ में अकाउंट वर्ड कहाँ पे यूज होता है। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि बिजनेस लाइफ में अकाउंट वर्ड कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो बिजनेस लाइफ में जो अकाउंट वर्ड यूज होता है वो है परचेज अकाउंट। मीन सपोज आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में आपको कुछ परचेज भी करनी पड़ी आइटम्स। अब आपने परचेज की तो उसके लिए बनेगा परचेज अकाउंट। सिमिलरली आपने कुछ सेल की तो उसके लिए जो अकाउंट यूज होगा वो है सेल्स अकाउंट। और अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए, अब आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपने कुछ एम्प्लॉयज भी रखे होंगे, कुछ स्टाफ भी रखा होगा, तो उनको सैलरी भी देते होंगे, तो वो एक खर्चा है बिजनेस के लिए, तो उसके लिए एक सैलरी अकाउंट यूज होता है। अब आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस के लिए ही एक प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है और उससे आपको रेंट आ रहा है, आपको मींस बिजनेस को रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो उसके लिए भी जो अकाउंट बनेगा वो है रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पर हमने समझा कि पर्सनल लाइफ में अकाउंट वर्ड कहाँ पे यूज होता है एज वेल एज बिजनेस लाइफ में अकाउंट वर्ड कहाँ पे यूज होता है। अब उन अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की जरूरत भी पड़ती है। तो वो रूल्स एंड प्रिंसिपल जो हमें प्रोवाइड करती है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है वो हमें रूल्स एंड प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है, जो कि हमें गाइड करती है कि कैसे क्रिएट करना है एंड यूज करना है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। जो हम ये अकाउंट्स बनाते हैं उसको कैसे मेंटेन करना है, वो सब कुछ हमें रूल्स एंड प्रिंसिपल कहाँ से हमें पता लगता है? अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी जो है वो कॉमर्स में वन ऑफ द हमारा सब्जेक्ट होता है। अब इस अकाउंटेंसी को दो तरीके से, टू टाइप से मेंटेन किया जाता है। अब इस अकाउंटेंसी की हेल्प से अकाउंट्स को टू टाइप से मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट वन इज बुक कीपिंग
एंड सेकेंड वन इज अकाउंटिंग। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग है वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बुक कीपिंग को समझने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। आप अपने क्लास में अपने नोट्स को मेंटेन करते हो रजिस्टर में, मीन्स जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट डाउन करते हो, मीन्स नोट्स मेंटेन कर रहे हो डेली बेसिस पे। और जो टीचर है वो क्या करती है, वो आपके उसी काम को कि आपने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए हैं, सही तरीके से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, उसको चेक करती है। तो यहाँ पर जो बुक कीपिंग होगी वो होगी आप, मीन स्टूडेंट, और जो अकाउंटिंग होगी वो होगी टीचर। आपने अपने नोट्स बनाए, रजिस्टर में आप अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हो, और टीचर क्या करती है, उन नोट्स को चेक करती है कि सही से आपने अपने नोट्स को बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। सिमिलरली जो बुक कीपिंग है वो मेंटेन करता है एक बुक कीपर। अब ये जो बुक कीपर है वो कोई भी हो सकता है, वो क्लर्क भी हो सकता है आपके बिजनेस का, वो जूनियर स्टाफ भी हो सकता है, मीन्स एक डेटा एंट्री जो रिकॉर्ड करता है वो बुक कीपर करता है। अब जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है बुक कीपर ने, उसको चेक कौन करता है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बुक कीपर ने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसको चेक कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। Bookkeeping is an art of recording in the books of accounts. Bookkeeping एक आर्ट है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है, और उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसे बुक कीपिंग कहते हैं। और ये बुक कीपिंग कौन करता है वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। बुक कीपिंग मेनली कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बिकॉज बुक कीपिंग जहां पर एंड होती है वहीं पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इट इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and classifying economic transactions and event। इसमें बुक कीपिंग में एक स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। इन स्टेप्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ पर ये है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए क्या करते हैं, उन्होंने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया। अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जाता है। मोस्टली सभी जगह पर फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जाता है इंस्टेड ऑफ कैलेंडर ईयर। और जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मीन्स अगर यहाँ पर सपोज 1 अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो वो एंड होगा 31 मार्च 2023 को। अब सपोज करो जो मिस्टर ए हैं, अब उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा भी जरूरी चाहिए होगा। अब लेट से 1 अप्रैल 2022 को मिस्टर ए ने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्ट भी करनी पड़ती है। अब सपोज मिस्टर ए ने यहाँ पर ₹5 लाख इन्वेस्ट किए अपने बेकरी के बिजनेस में। अब मिस्टर ए ने पूरा साल बिजनेस किया, बेकरी का फुल ईयर बिजनेस किया। अब पूरे साल बिजनेस किया, कुछ एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जैसे सैलरीज टू एम्प्लॉइज, कुछ एम्प्लॉइज स्टाफ रखा होगा तो उसको ऑब्वियसली सैलरी भी देनी पड़ती है, या फिर क्लर्क रखा होगा या कोई जूनियर स्टाफ रखा है तो उसको सैलरी देनी है। तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। मे बी जहां पर वो बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स जो बिजनेस शॉप है, मे बी वो रेंट पे हो तो उसका रेंट पे करना वो भी एक खर्चा है। अब जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया। अब मिस्टर ए की बेकरी की शॉप है तो एक्सपेंसेस के साथ साथ कुछ सेल्स भी हुई होंगी। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं।
जिसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? बुक कीपिंग। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बुक जिसको मेंटेन किया जाता है, और ये मेंटेन कौन करता है इसे? बुक कीपर। अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, सपोज मिस्टर ए और यहाँ पर मिस्टर बी हैं। अब मिस्टर ए क्या करते हैं? केक बनाते हैं। तो मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को केक प्रोवाइड किया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया? केक सेल किया, और केक के एक्सचेंज में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कैश दिया। तो ये है दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस का होना। अब यहाँ पर ये दो पार्टीज के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। और बुक कीपिंग कौन करता है? बुक कीपर करता है। वो बुक कीपर कौन हो सकता है? वो बुक कीपर या तो आपके बिजनेस का कोई क्लर्क हो सकता है, या फिर कोई भी जूनियर स्टाफ भी हो सकता है। Now let's understand what does a bookkeeper do. आइडेंटिफाइंग, जैसे कि हमने बुक कीपिंग में इसे स्टडी किया था कि इट इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग से कैसे मतलब? आइडेंटिफिकेशन मीन्स डिटर्मिनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, वेदर ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। अब बुक कीपर जब मीन्स की बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को, तो वो चेक करता है कि क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, आइडेंटिफाई करता है। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था कि मिस्टर ए हैं जिनकी बेकरी की शॉप है। अब मिस्टर ए ने एक जूनियर स्टाफ अपॉइंट किया है। अब जूनियर स्टाफ क्या करता है? जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या सेल होती है, जो भी खर्चे होते हैं, उनको वो रिकॉर्ड करता है। और वो रिकॉर्ड कहाँ पे करता है? रिकॉर्ड वो करता है बुक कीपिंग में। और ये जो रिकॉर्ड कर रहा है जूनियर स्टाफ, ये हमारा बुक कीपर होता है। अब मिस्टर ए ने बुक कीपर को मीन्स अपने जूनियर स्टाफ को काफी सारे बिल्स दिए रिकॉर्ड करने के लिए। अब उसमें से ये जो बिल है, लेट्स से ये बिल है रेंट का, रेंट पेड फॉर बिजनेस। अब यहाँ पर एक दूसरा बिल भी है, लेट्स से ये बिल है सेल से रिलेटेड। आप अब यहाँ पर मिस्टर ए ने कुछ सेल्स भी की हैं, उससे रिलेटेड बिल भी है। अब यहाँ पर एक और बिल है जो कि रिलेटेड है मूवी टिकट, और उनमें से एक और जो बिल है वो है रिलेटेड टू शॉपिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिस्टर ए ने अपने बुककीपर को सारे बिल्स प्रोवाइड किए हैं। अब बुककीपर क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि इन बिल्स में से कौन से बिल्स बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और कौन से नहीं। अब आपको पता है रेंट पेड फॉर बिजनेस, जो शॉप है वो रेंट पे ले रखी है मिस्टर ए ने, और उसका पर मंथ वो रेंट पे करता है। तो दैट मीन्स ये ऑब्वियसली ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसको वो रिकॉर्ड कर लेगा अपनी बुक कीपिंग में। सेकेंड इज, सब बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपने जो भी आइटम्स हैं वो आप सेल कर रहे हो, तो ये आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो इसको भी वो रिकॉर्ड कर लेगा। अब मिस्टर ए को कभी संडे को टाइम लगा तो उन्होंने मूवी देखने के लिए एक टिकट बाय की। तो अब ये जो मूवी टिकट है, क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? और क्या हमें ये करना चाहिए रिकॉर्ड? ये हमें नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये मिस्टर ए का पर्सनल खर्चा है, और बिजनेस में हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिमिलरली मिस्टर ए ने कुछ शॉपिंग की, अब ये भी बिजनेस से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है, ये भी मिस्टर ए का पर्सनल खर्चा है, तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आइडेंटिफाई से हमने यही समझा कि बुक कीपर है वो आइडेंटिफाई करता है जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिल्स हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। सेकेंड स्टेप इज मेजरिंग। बुक कीपर ने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिए बिल्स को कि ये बिल्स बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद क्या होता
होता है उसके बाद का स्टेप है मेजरिंग। मेजरिंग मीन्स डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन सो दैट दे आर रिकॉर्ड प्रॉपर्ली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जैसे हमने बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी कि ये वाला जो बिल है वो है रेंट का, रेंट पेड फॉर बिजनेस, और ये जो बिल था वो किसका था, वो सेल्स से रिलेटेड था। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भी बिजनेस से रिलेटेड है और सेल्स भी बिजनेस से रिलेटेड है, तो अब यहाँ पर मेजरिंग का मतलब हो गया कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू की अमाउंट एज अ रेंट पे किया है बिजनेसमैन ने, मिस्टर ए ने। लेट्स सपोज ₹15,000 पर मंथ 15,000 का रेंट पे किया, दैट मीन्स ₹1,80,000 पर एनम का रेंट पे किया पूरे साल में। अब सेल कितने की उसने, लेट सपोज सेल जो की है वो उसने 3 लाख की कुछ सेल की हैं, तो ये होगी वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस। वैल्यू को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शंस को, वेदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुक कीपर ने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद बुक कीपर ने उसको वैल्यू में भी मेजर कर लिया, मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर कर लिया। अब उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स। ट्रांजैक्शंस मस्ट be recorded in chronological order. बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको मनी में मेजर भी कर लिया, तो अब क्या करेंगे, ये एक बुक होती है जिसका नाम है जर्नल। अब इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, सैलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं या फिर रेंट पे किया है, तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पे है ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्ड इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज। डेट वाइज कैसे, मतलब सपोज आपने 16 जून को सेल की 10,000 की, ₹10,000 की आपने सेल की, और उसके बाद आपने 18 जून को रेंट पे किया 15,000 पर मंथ, और आपने अपने एम्प्लॉयज को एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी भी दी, लेट्स से ₹20,000। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज। अब डेट वाइज ये हो गया, सपोज ये आपकी जर्नल बुक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सबसे पहले आपने 30 जून की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने 16 जून की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आपने 18 जून की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। नो, आपकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए वो होनी चाहिए डेट वाइज। मीन्स पहले 16 जून की होगी, फिर उसके बाद 18 जून की, देन उसके बाद 30 जून की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। नाउ द फोर्थ स्टेप इज क्लासिफाइंग। इट इज a process of grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. This account is known as ledger account. अब business transactions को identify कर लिया पहले, फिर उसको मनी में मेजर भी कर लिया, देन उसको जर्नल में रिकॉर्ड भी कर लिया। जर्नल बुक में क्या होता है कि अगर परचेज हो रही है तो उसकी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल्स से रिलेटेड भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, रेंट पे कर रहे हो वो भी यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, सैलरी पे की वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। मीन्स इन शॉर्ट जर्नल बुक में सारी ट्रांजैक्शंस हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ पे क्लासिफाइंग का मतलब है कि एक नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही प्लेस में रिकॉर्ड करना, मीन्स एक सेपरेट अकाउंट। जैसे कि परचेज है उसका एक अलग से अकाउंट बन जाएगा, परचेज अकाउंट। अब ये जो लेजर अकाउंट होता है ये टी फॉर्म में होता है। सिमिलरली हमने जर्नल में सेल्स को भी वहीं रिकॉर्ड किया है, सेल्स अकाउंट, इसका भी अलग से अकाउंट बन जाएगा, एक सेपरेट अकाउंट। सैलरी का भी अपना एक अलग से अकाउंट बन जाएगा, एंड रेंट अकाउंट का भी एक अपना एक सेपरेट अकाउंट
क्रिएट कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं It is the process of grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. This account is known as ledger account. For example, all the transactions related to purchase are recorded in a separate account called purchase. अब जैसे जो भी purchase से related transactions होगी वो purchases account में record होंगी. All the transactions related to sales are recorded in separate account called sales account. अब जो भी sales से related transactions होंगी वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, सैलरी से रिलेटेड इस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, सैलरी अकाउंट में, रेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो रेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। तो क्लासिफाइंग का मीन्स यही है, ट्रांजैक्शंस एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही प्लेस में रिकॉर्ड कर दिया जाता है इन अ सेपरेट अकाउंट। नाउ लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक keeping. First one is to have permanent record of all the business transactions. Bookkeeping का first जो objective होता है permanent record रखना, to have permanent record of all the business transactions. जितनी भी business transactions होती हैं उसकी permanent recording. Second is to keep record of income and expenses in such a way that the net profit or net loss may be calculated. इस तरीके से इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना जिससे नेट प्रॉफिट और लॉस इजीली कैलकुलेट कर सकें. थर्ड इज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन सच अ वे दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस में बी असर्टेन्ड. इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट जो है कि बिजनेस की पोजीशन कहाँ पे अभी स्टैंड है वो इजीली असर्टेन हो जाए. फोर्थ इज to know the names of the customers and the amount due from them. बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जिन कस्टमर्स ने आपसे सामान लिया है, सपोज अब बिजनेस में क्या होता है कि कुछ कस्टमर आपसे उधार पर सामान लेते हैं तो उनसे अभी अमाउंट ड्यू हो जाती है बट अभी रिसीव नहीं होती है. तो काफी सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं. एक लार्ज स्केल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो काफी सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को माइंड में अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आपको पता लग जाता है कि किससे आपको कौन से कस्टमर से कितनी अमाउंट अभी पेंडिंग है आनी. फिफ्थ वन इज टू नो द नेम्स ऑफ द सप्लायर्स एंड द अमाउंट ड्यू टू देम. अब ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस ने उधार पे सामान ले रखा है तो यहाँ पर बिजनेस ने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है. तो बुक कीपिंग की हेल्प से ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से सप्लायर हैं जिनको कितनी कितनी अमाउंट पे करनी है बिजनेस ने. नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग. First one is record. It is not possible for anyone to remember all transactions, but bookkeeping maintains records of all the transactions permanently and systematic in the books of accounts. It's very obvious अगर आप large scale पे अपना business कर रहे हो, then it's not possible for anyone to remember all the transactions. तो bookkeeping उन transactions को इजिली जो है वो परमानेंटली रिकॉर्ड और एक सिस्टमेटिक वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रांजैक्शंस को. सेकंड वन इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, liabilities, investments and stock etc. at any given time. ओनर है उसको अपने बिजनेस में जानना है कि एट प्रेजेंट मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या कितनी अभी मेरे पास एसेट्स पड़ी हुई हैं या लाइबिलिटीज अभी मेरे ऊपर है जो मुझे अभी पे करनी है या कितने जगह मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना स्टॉक अवेलेबल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से पता लग सकती है? ओनली एंड ओनली बुक कीपिंग से. ये कहाँ से पता लग सकती है? जब बुक कीपिंग मेंटेन्ड होती है. Third one is decision making. Bookkeeping provides financial information to the businessman for decision making. अब बिजनेसमैन क्या करेगा? सपोज उसने इस साल अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो अपने इस साल की सारी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर देखेगा कि मुझे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितना लॉस हुआ. इन सबको देखकर वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकेगा. तो बुक
कीपिंग जो है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। फोर्थ वन इज एविडेंस। बिजनेसमैन नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। अब सपोज आपका बिजनेस है और उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं, तो उसमें आपको अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो एज एन एविडेंस आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं। तो वो कैसे आप कर पाओगे अगर ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं होंगी, फाइनेंशियल्स को एज एन एविडेंस कैसे प्रोड्यूस कर पाओगे? तो बुक कीपिंग की हेल्प से वो फाइनेंशियल एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है कोर्ट में। फिफ्थ एडवांटेज इज controlling. Bookkeeping enables the executives of the business to control the activities of the business. Bookkeeping जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। मतलब अगर आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो बिजनेसमैन देख लेगा कि मुझे अभी एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं करने हैं, इसको कंट्रोल में लेकर आना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब वो अपनी सारी ट्रांजैक्शन से देखेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट या कितना मुझे लॉस हो रहा है या कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उस बेसिस के ऊपर बिजनेसमैन क्या करेगा, एक कंट्रोल रखेगा कि मुझे इतने से ज्यादा अब खर्चा नहीं करना है या अपने बजट में अब इसको कैसे मुझे अपने बिजनेस को चलाना है। Now let's discuss the disadvantages of bookkeeping. First one is time consuming. Bookkeeping requires time and effort, especially if you are doing it manually. It can take up a significant amount of time that could be spent on other business tasks. Time consuming कैसे है ये? Obviously, अगर आप manually record कर रहे हो, एक डाटा bookkeeping में bookkeeper का काम क्या होता है? डाटा एंट्री को रिकॉर्ड करना। तो अगर वो मैनुअली कर रहा है देन इट्स ऑब्वियस कि वो काफी टाइम लेगा और काफी एफर्ट लेगा। तो वो जो टाइम और एफर्ट है वो किसी और बिजनेस टास्क में भी लग सकता था जिससे बिजनेसमैन को फ्रूटफुल हो सकता था, बट यहाँ पर एक ही जगह पर उसका बुक कीपिंग में उसका टाइम कंज्यूम हो रहा है कि जहाँ पर बिजनेस दूसरे टास्क में भी फोकस कर सकता था अब वो फोकस नहीं कर पाया क्योंकि बुक कीपिंग को मेंटेन करने में ही काफी टाइम एंड एफर्ट्स लग जाता है। तो इसलिए एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पोटेंशियल फॉर एरर्स। बुक कीपिंग मिस्टेक्स कैन लीड to inaccurate financial records, which can have serious consequences for your business. Manual bookkeeping is particularly prone to errors. अब जो भी बुक कीपिंग में मैनुअली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं उससे क्या होता है, एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। समटाइम्स जो वैल्यू होती है वो रिकॉर्ड करनी थी 18,000 की अमाउंट बट रिकॉर्ड कर दी 17,000 की अमाउंट। तो बुक कीपिंग को मेंटेन करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड वन इज लिमिटेड इनसाइट। बुककीपिंग प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिकल व्यू ऑफ योर बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बट इट डजंट नेसेसरली ऑफर इनसाइट्स इनटू फ्यूचर ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज। बुककीपिंग है वो एक हिस्टोरिकल व्यू प्रोवाइड करता है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, बट इट डजंट नेसेसरी नहीं होता है ये कि अगर आपका लास्ट ईयर अगर मीन्स की लॉसेस हुए हैं तो इस बार भी आपको लॉस होगा, अगर लास्ट में प्रॉफिट हुआ है तो इस बार भी आपको प्रॉफिट होगा और उतनी ही अमाउंट का प्रॉफिट होगा। तो ये एक लिमिटेड इनसाइट दिखाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। Fourth is lack of scalability. As your business grows, your bookkeeping needs will become more complex. जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा, एक लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस जाता रहेगा, तो उस टाइम पे बुक कीपिंग को मेंटेन करना इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। मैनुअल बुक कीपिंग में बिकम ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स डिफिकल्ट टास्क हो जाता है मैनुअली बुक कीपिंग को करना, एंड यू मे नीड टू इन्वेस्ट इन सॉफ्टवेयर और हायर एडिशनल स्टाफ टू कीप अप विद द वर्कलोड। अब क्या होता है कि आप एक बिजनेसमैन को सॉफ्टवेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर हायर एडिशनल स्टाफ अपॉइंट करना पड़ता है सो दैट वर्कलोड मैनेज हो सके। तो एक तरह से ये लैक ऑफ स्केलेबिलिटी है जो कि ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बुक कीपिंग का। फिफ्थ वन इज कॉस्ट। Hiring a professional bookkeeper or investing in bookkeeping software can be expensive, especially for small business with limited resources. अब जिनका large scale पे business जा रहा है उनके लिए it's not difficult for them, उनके लिए afford करना difficult नहीं होता है, but जो small scale में business कर रहे हैं जिनके पास सिर्फ limited resources हैं तो उनके लिए bookkeeping software जो है या फिर एक professional bookkeeper को hire करना
इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये एक तरह से कॉस्टली भी है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है बुक कीपिंग का। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो and found it informative, please don't forget to like and share the video. Please share this video as much as you can. For more information on Excel, accounting, please make sure you subscribe to this channel and don't miss a single video. Please subscribe this channel and press the bell icon to be the first one to see the latest video. Thank you.